नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे चैनल में एनएमडीसी एग्ज़ाम 2025 का सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो बच्चे पीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल से आप जिला परिदर्शन के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब तक दंतेवाड़ा जिला, बस्तर जिला और सुकमा जिला को मैंने कंप्लीट किया है। और भी सेशन मैं आपके लिए लेके आऊँगा दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर जिला के ऊपर। परंतु साथ ही साथ आपके लिए मैं करंट अफेयर्स डेली अपलोड करूंगा और 6 जुलाई का करंट अफेयर्स आज हम कवर करेंगे। डेली आपके 3 क्लास होंगे, एक होगा करंट अफेयर्स का और 2 होगा जिला के बारे में। और साथ ही साथ कोशिश करूंगा कि एक एनएमडीसी के बारे में एक नया सीरीज़ चालू करूं। खासकर एनएमडीसी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें हर एक पॉइंट को कवर करेंगे, कितने उसका रेल लाइन है, क्या है, सारा चीज़ को पढ़ेंगे एनएमडीसी के बारे में। तो कोशिश करूंगा आपके लिए 3 से 4 क्लासेस लेके आऊं, जिसमें मैंने बताया पहला होगा आपका करंट अफेयर्स और बाकी 2 जिलों के बारे में, 2 क्लासेस जिलों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो स्पेशल टॉपिक करंट अफेयर्स 6 जुलाई 2025 का। मैंने करंट अफेयर्स एक सेशन अपलोड किया है, ये है आपका दूसरा सेशन करंट अफेयर्स संबंधित। स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राज्य की इकलौती सूर्य प्रतिमा के बारे में पता चला है। कहाँ पर? बारसूर में। अब बात करें यह स्थान कहाँ पर है, बारसूर जो कि दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में इकलौती सूर्य प्रतिमा कहाँ पर है या फिर किस जिले पर स्थित है। तो आपको याद रखना है, यह जो सूर्य की प्रतिमा है यह है बारसूर, दंतेवाड़ा जिला में। अब देखिए, इसकी बहुत ही मस्त जो आप इमेज से पता कर सकते हैं, ये नीचे कुछ जो आपको आकृति दिख रही है या फिर ये पिक्चर दिख रही है, घोड़ों है। कितने घोड़े हैं टोटल? 7 घोड़ों वाली सूर्य की प्रतिमा। कौन सी? 7 घोड़े वाली। जब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये जो है कि 7 घोड़ों वाली सूर्य की प्रतिमा है, जिसमें 7 घोड़े वाले रथ पर सवार सूर्य देवता, 3 फीट ऊंची प्रतिमा है। आपका अगर इससे हाइट पूछे कितना फीट है, तो याद रखेंगे ये कुल 3 फीट ऊंची प्रतिमा है। और राज्य की इकलौती सूर्य प्रतिमा। कितने घोड़ों पर सवार? 7 घोड़ों पर सवार, ठीक है। ये जो इनका जो ऊपर का जो सिर है उसका जो खंडित हो चुका है, ये आपका देखने को मिलता है बारसूर में। इस स्थान का जो महत्व है, इस जो महत्व है, इस स्थल में सूर्य देवता के दर्शन के बाद ही नव दंपतियों का गृह प्रवेश कराने की परंपरा है। क्या है? जो ये स्थल है, सूर्य देवता के दर्शन के बाद ही जो नव दंपति लोग होते हैं उनका गृह प्रवेश होता है यहाँ पे दर्शन करने के बाद ही, ठीक है। अब प्रसिद्ध यहाँ पे जो है वो है तमान गुड़ी के नाम से। तो लोकल इसको क्या नाम से जानते हैं? तमान गुड़ी। तमान गुड़ी के नाम से जानते हैं। जो स्थानीय लोग क्या नाम से जानते हैं? तमान गुड़ी। आपसे बनने वाले प्रश्न सबसे पहले पूछेगा राज्य की इकलौती सूर्य प्रतिमा कहाँ पर है, क्वेश्चन 1। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी मूर्ति की हाइट कितनी है, 3 फीट, क्वेश्चन नंबर 2। कितने घोड़ों पर सवार? 7 घोड़ों पर सवार, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ के जो स्थानीय के लोग इससे क्या कहते हैं? तमान गुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? तमान गुड़ी, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और किस जिले में स्थित है? जो कि दंतेवाड़ा जिले में, क्वेश्चन नंबर 5। और जो कहाँ पर, अगर शहर पूछे तो आपका कौन सा क्या होगा? बारसूर। और ये कब बना है? 9वीं 11वीं शताब्दी में यह मूर्ति बना है। याद रखें, चालुक्य व छिंदक नागवंशों के काल के समय के जाना जाता है, ठीक है। उनके समय काल के समय को इस जो मूर्ति के बारे में पता चलता है, ठीक है। 9वीं 11वीं शताब्दी। और याद रखें, जो स्थानीय ग्रामीण लोग होते हैं इसकी प्रतिमा की पूजा करते हैं और इसे ग्राम देवक देवता के रूप में मानते हैं। तो ये जो जो त्रिमुखी, याद रखेंगे इसको त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा, ठीक है। इसे त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा के रूप से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ पर है? दंतेवाड़ा जिले के बारसूर स्थान पर। ये वही बारसूर है जहाँ पर इंद्रावती नदी के तट पर, खासकर जब आप देखते हैं बस्तर जिला से आप एंट्री करेंगे दंतेवाड़ा की ओर, तो साथ में आप इंद्रावती नदी के साथ ही एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ खासकर आपका जो कि क्या पड़ता है? विंता घाटी। विंता घाटी जो कि बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। इंद्रावती का प्राचीन नाम इंद्र या मंदाकिनी के रूप से जाना जाता है। इसी इंद्रावती नदी तट पर है आपका चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। तो जब आप इस नाम को देखेंगे, जिस किसी ने भी मेरे क्लासेस सुने हैं, आपको बाय हार्ट हो जाएगा। आपको इतना अच्छा से याद हो जाएगा कि आपको बार बार बुक में देख के रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्लास ध्यान से सुनना है। तो इंद्रावती जब नदी अपने साथ यहाँ पे आती है बारसूर में, तो बारसूर में यहाँ पे खासकर हम बात करते हैं छिंदक नागवंश शासकों के द्वारा
जो कि सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा 32वां मंदिर बनवाया गया, यानी 32 खंभों पर टिका हुआ मंदिर। इसमें ही क्या है, दो जुड़वा शिवलिंग, यानी दो शिवलिंग हैं 32वां मंदिर में। साथ ही साथ हम पढ़ते हैं मामा भाचा मंदिर। ठीक है, मामा भाचा को क्या दिया गया था, उनको टास्क सजा दी गई थी कि आपको एक दिन में ही मूर्ति घर मंदिर बनाना है, वरना आप एक दूसरे को मार देंगे। तो मामा भाचा ने एक ऐसा मंदिर बनाया एक दिन के अंदर। ठीक है, तो उसको कहा गया मामा भाचा मंदिर। और तीसरा हम जानते हैं चंद्रादित्य सरोवर, चौथा चंद्रादित्य मंदिर। ठीक है, चंद्रादित्य जो कि धारावर शासक, जो धारावर्ष थे उनके सेनापति थे चंद्रादित्य, उन्हीं के नाम पर है आपका दो मंदिर, एक मंदिर चंद्रादित्य मंदिर और चंद्रादित्य सरोवर। ये थी बारसूर की कहानी। तो आपको हमेशा याद रखना है, जो कि बारसूर दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। इसी बारसूर में करंट अफेयर्स से एक नया चीज़ आपको याद रखना है। ये किताब अभी नहीं आया है, बुक में अपडेट नहीं हुआ है, इसको याद रखेंगे। राज्य की इकलौती सूर्य प्रतिमा जो कि बारसूर में पाया जाता है, इसका बेसिक डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। और दंतेवाड़ा में कितने विकास खंड आपको याद रखना है, कुआकोंडा, कटक कल्याण, गीदाम और दंतेवाड़ा। कुल 4 विकास खंड और 6 तहसील की बात की जाती है दंतेवाड़ा में। ठीक है, और तहसील में तो ये 4 विकास खंड आएंगे भी, साथ में साथ बारसूर आप बड़े बचेली आपके तहसील के अंतर्गत आएंगे। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि आप सर लोकल का और अच्छे से लोकल का अंदर डीप में पढ़ाइए। मैं पढ़ाऊंगा, एग्ज़ाम से पहले इस पर रिसर्च किया जा रहा है, कितने वहाँ पे जो भी हॉस्पिटल या जो भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मैं आपको लेके अच्छे से अपडेट करके पढ़ाऊंगा, बस धैर्य रखिए। उससे पहले आपका जो रोड मैप है वो क्लियर होना चाहिए, नदियों के बारे में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस बार का एग्ज़ाम थोड़ा टफ आएगा, पिछले 2 बार की तरह आसान नहीं आएगा। तो कोई भी पॉइंट ना छोड़े, बहुत अच्छा एग्ज़ाम है और आपके लिए प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे दंतेवाड़ा जिला में क्या है, आपका एनएमडीसी का आयरन और माइन, इसका जो खनन चालू कब किया गया था, 1968 में चालू किया गया था। ये थी कहानी दंतेवाड़ा जिले से संबंधित। और एक नया अपडेट करना है आपको अपने बुक लिस्ट में, खासकर करंट अफेयर से संबंधित। एक क्या है, एक लौती सूर्य प्रतिमा, त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा कहा जाता है। देखिए, यह प्रतिमा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बारसूर नगर के कमल भाटा पारा, कहाँ पर है, अगर और डीप जाएगा तो कमल भाटा पारा में स्थित है। यह सूर्य देव की त्रिमुखी प्रतिमा है, जो 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार। ऊंचाई कितनी है मैं आपको बता चुका हूँ, 3 फीट ऊंची, और इसका सिर वाला हिस्सा खंडित हो चुका है। यह राज्य की इकलौती त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा है, जो खुले में कुसुम के पेड़ के नीचे रखी गई है। कहाँ पर आपसे पूछे तो याद रखेंगे, अगर और डीप पूछे तो कुसुम के पेड़, कमल भाटा पारा। ठीक है, याद रखना है, पेड़ के नीचे। धरोहर की स्थिति, यह सूर्य मंदिर 60 वर्ष पूर्व ध्वस्त हो चुका था। मंदिर अब एक टीले के रूप में है, धरोहर सूची में नहीं। यह प्रतिमा और स्थान ऐतिहासिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उसे पूजा करते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान होना ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में मैं बात करूं तो कांगेर वैली नेशनल पार्क, हम बात करेंगे जगदलपुर में स्थित कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, अगर मैं बात करूं पूरे छत्तीसगढ़ में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मैं आपको बताऊंगा 3 राष्ट्रीय उद्यान। उन्हीं 3 राष्ट्रीय उद्यान में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है आपका कांगेर वैली नेशनल पार्क, जो कि आता है बस्तर जिले के अंतर्गत। खासकर ये जो देख सकते हैं जगदलपुर में, ये जो कांगेर वाला एरिया है, कांगेर, यही है आपका कांगेर नेशनल पार्क या कांगेर घाटी, कांगेर नदी के पास। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। और मैंने आपको अपने बस्तर जिले में खासकर ये चीज़ बताया था कि जो नैसर्गिक मगरमच्छ कहाँ पर पाए जाते हैं, भैंसा दर्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लाइमस्टोन, जो कि कुटुमसर गुफा। देखिए, ये जो लोग आपका अगर पूरा रोड मैप क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसके जो लोकल जो चीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को मैं अच्छे से कवर करूँगा आगे जाके। पहले आपका ओवरव्यू स्ट्रक्चर कंप्लीट होना चाहिए। दरभा, ये वही दरभा है जहाँ पे आपका अभ्रक पाया जाता है। और इसी बस्तर जिले के अंतर्गत जिस जगदलपुर में हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे है कांगेर नेशनल पार्क। देखिए, कांगेर नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, कांगेर नेशनल पार्क। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि कोरिया जिले के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखिए, कांगेर, पहले बात करते हैं कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, इसका जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, और याद रखें ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि ये कांगेर घाटी में, देखिए, कोई भी नेशनल पार्क में किस चीज़ का संरक्षण किया जाता है, तो खासकर इस कांगेर घाटी नेशनल पार्क में जो हमारी राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण है, कहाँ पर? इस कांगेर घाटी में। अब इस कांगेर घाटी का उद्घाटन कब हुआ था? 1982 में हुआ था इस कांगेर घाटी का उद्घाटन। ठीक 1982 में जो हमारा तीसरा हम पढ़ेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बीजापुर जिले के अंतर्गत। ठीक है,
तो आपको याद रखना है कांगेर घाटी के बारे में, जो करंट अफेयर्स में अगर यहाँ से क्वेश्चन उठता है तो यहाँ पे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची यानी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। अस्थायी सूची में किस पूछेगा, हाल ही में अस्थायी सूची में किस राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है, आपको 3 नाम दे देगा, उसमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, साथ ही साथ इसकी जो घोषणा कब हुई, 12 मार्च 2025 को घोषणा हुई। अब इसमें किस चीज़ का संरक्षण किया जाता है ये आपसे पूछे अगर क्वेश्चन तो याद रखना है पहाड़ी मैना। ठीक है, अब इसका जो क्षेत्रफल पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, यहाँ से आ सकता है क्षेत्रफल की 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो कि राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे इस चीज़ को, खासकर इसका वर्ष पूछ सकता है, इसका उद्घाटन कब हुआ। ठीक, ये थी इसके बारे में अपडेट जो करंट अफेयर्स में हाल ही में चर्चित था, 12 मार्च 2025 का ये करंट अफेयर्स है। ठीक है, कहाँ ये जो राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कुटुमसर की गुफा, कैलाश, दंडक गुफाएं, प्राचीन पत्थर संरचना और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कांगेर घाटी। आप देखिए, मैंने बोला कि सबसे छोटा कौन सा नेशनल पार्क हो गया आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे बड़ा कौन सा है आपका कोरिया जिला के अंतर्गत गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे इसकी जो स्थापना हुई थी 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1981 में सबसे बड़ा स्थापना हुआ, इसके साथ साथ 1982 में 2 बने। ठीक है, 1980 कौन कौन सा, पहला हो गया आपका इंद्रावती नेशनल पार्क और आपका दूसरा हो गया कौन सा, कांगेर वैली नेशनल पार्क, यानी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 3 मात्र छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना है, नेशनल पार्क। ठीक है, इसका जो कुल हेक्टेयर है कितना, देखिए ये है 1440 और लगभग 1240 के आसपास है आपका इंद्रावती का, और जो 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये थी कहानी पूरा। कोरिया जिला के ऊपर देखेंगे तो मैंने यहाँ प्रॉपर इमेज के साथ बताया कि कोरिया जिले में, और ये सोनहत तहसील है, बैखंडपुर है कोरिया जिला। ठीक है, कोरिया जिला ऊपर में। तो आपको याद रखना है कि ऐसा इसका जो मानचित्र आपसे अगर पूछे, ठीक है, और ऊपर में इसका जो ऊपर में क्या है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर क्या है आपका एमपी। ठीक, मध्य प्रदेश। इस तरफ क्या हो गया आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मैं आपको ये जिला ज़रूर बताऊंगा जब छत्तीसगढ़ में हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल में जो आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, अभी हमने करंट अफेयर्स में कांगेर घाटी के बारे में पढ़ा कि इसको यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया कांगेर वैली को। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जो कि कोरिया जिला का गुरु घासीदास नेशनल पार्क। साथ ही साथ 3 नेशनल पार्क की बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ में, तो तीसरा कौन सा है, तीसरा है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बीजापुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि बीजापुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में, लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि 1440 कोरिया जिले के अंतर्गत। 1440 के बाद जो आपको आता है उसका कौन सा है, 1440 के बाद इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जिसका कितना है कुल 1250 के आसपास वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इंद्रावती। देखिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, अब देखिए हमने जब बस्तर जिला और दंतेवाड़ा जिला से पढ़ा कि जब ये जो इंद्रावती नदी है, आप इसी इंद्रावती नदी के माध्यम से दंतेवाड़ा जिला पार करके बीजापुर की ओर एंट्री करते हैं। इसी इंद्रावती नदी पर क्या है आपका नेशनल पार्क है। ठीक है, और मैंने इंद्रावती के जो नदी के बारे में बताया था, ऊपर से कोटरी नदी आके इसमें मिलती है, इसका शॉर्ट ट्रिक बताया था, बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि इंद्रावती बहुत बोर हो रही थी तो कोंटे में बैठ के बढ़िया नारंगी और नींबू खा रही थी। बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया तो उसने गुड़ खाया। ठीक है, तो जो कोंटे में बैठी थी तो कोंटे से बना कोटरी नदी, नारंगी नदी, निबरा नदी, बोर हो रही थी बोर्डिंग नदी और गुडरा नदी। तो ये सब उत्तरी ओर से इंद्रावती की जो सहायक नदी है। जिस किसी ने भी मेरा बस्तर जिला दंतेवाड़ा जिला का पार्ट नहीं सुना है, वहाँ से आप समझेंगे तो आप ये आराम से आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैप के बारे में इन्हीं नदियों को मैंने अच्छे से विशेषता में बताया है। तो देखिए इंद्रावती नदी बढ़िया, ऊपर से कोटरी नदी आ गया, और इंद्रावती की सबसे बड़ी नदी जो सब सहायक नदी है कोटरी नदी। ठीक है, ये कोटरी नदी, उसके बाद आपका ये निबरा ले लो, निबरा, गुडरा, यही चीज़ मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है, गुडरा, नारंगी नदी। ठीक है, इसी नारंगी नदी और इंद्रावती नदी के तट पर आपका नारायणपाल विष्णु मंदिर है। ठीक है, और जो कि कोंडागांव वाले नारंगी नदी का पानी पीते हैं।
नारंगी नदी के तट पर बसा है कोंडागांव। तो ये सब नदियों से ही पूरा रिलेट हो जाएगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से होने वाला है। तो देखिए, अब इंद्रावती नदी कहाँ जाके मिल रही है, खासकर गोदावरी में। इसका गोदावरी में होता है ये जो भद्रकाली नामक स्थान है, इसी भद्रकाली नामक के स्थान पर गोदावरी में इंद्रावती नदी का विसर्जन होता है। ठीक है, इंद्रावती के नीचे से जो दक्षिण ओर से आपकी शंकनी डंकनी सहायक नदियाँ होती है, जो कि दंतेवाड़ा जिले में, अगर ये दंतेवाड़ा जिले का यहाँ पे मैप होता, 1250 को यहाँ से हटा देते हैं, देखिए इसको हटाते हैं, अगर यहाँ पे दंतेवाड़ा जिले का मैप समझें तो ये ही तो दंतेवाड़ा जिला के, मतलब यहाँ से बह के इंद्रावती नदी ऊपर से ऐसे निकल रही है। अब यहीं पे नंदीराज की पहाड़ी से एक नदी निकलती है शंकनी, जो कि बहुत ही प्रदूषित होती है, जाके इंद्रावती में मिलती है, और डांगा डोंगरी क्षेत्र से ये डंकनी आके यहाँ मिलती है। ये जो संगम है यहीं पे तो दंतेवाड़ा बसा है। तो ये जो नदियों का पूरा खेल है, आपको समझना होगा। जो इंद्रावती बस्तर उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में एंट्री करी, बस्तर जिले पार करते हुए दंतेवाड़ा जिला पहुंची, दंतेवाड़ा जिला का जो बारसूर, ये लो जो बारसूर स्थान से अपना पूरा पानी वानी बढ़िया उठाई, और इंद्रावती नदी आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते बढ़ते शंकनी और डंकनी को भी अपने साथ लेते हुए कहाँ तक पहुंची, ये भद्रकाली नामक स्थान तक पहुंची। ये जो भद्रकाली है, ठीक है, ये जो भद्रकाली वाला स्थान है, यहाँ पे पहुँच के गोदावरी में विसर्जन होती है। अब यही जो जो गोदावरी है आगे बढ़ जाएगी आंध्र प्रदेश की ओर। ठीक, अब देखिए, खासकर याद रखेंगे चिंतावांगू और तालपेरू, ये सब इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। चिंतावांगू, तालपेरू, ठीक है, जो कि कुटरू से निकलता है, बीजापुर से चिंतावांगू तालपेरू, ये सब क्या है, इसकी दक्षिणी ओर से। साथ ही साथ दक्षिणी ओर से दो नदियां यहाँ पर देखने को मिलता है, शंकनी और डंकनी। तो ये नदियों का खेल, और इसी जो पूरे नदी के आसपास बढ़िया पानी पीते हैं कौन, इंद्रावती का पानी। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में जो वहाँ पे बाघ है, संरक्षण है, वे लोग, है ना। तो ये आपका अगर ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, इंद्रावती नदी हो या फिर आपके बाकी जो क्षेत्र खास करो। ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के अंतर्गत जिले में स्थित इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का नाम राजसी इंद्रावती नदी के नाम पर पड़ा। ठीक है, जो महाराष्ट्र के साथ उसकी उत्तरी सीमा को चिन्हित करती है। यह प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य अपने प्रोजेक्ट टाइगर स्टेटस के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें उदंती सीता नदी के साथ राज्य की 3 ऐसी साइटों में से एक है। ठीक है, तो याद रखेंगे खासकर 1982 में, और 1983 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। खासकर ये भी ध्यान आपको देना होगा। तो ये आपका कहानी छत्तीसगढ़ से जो करंट अफेयर्स है, सुकमा जिला, बस्तर जिला, दंतेवाड़ा जिला, बीजापुर जिला। मैं उसी नदी की बात कर रहा हूँ इतने देर से, इंद्रावती नदी। ये उड़ीसा के कालाहांडी से निकलता है, बढ़िया बस्तर से एंट्री लेता है, वाटरफॉल बनाते हुए एक चौड़ा, कौन सा वाटरफॉल आपका यहाँ पर है, चित्रकूट वाटरफॉल। इसी वाटरफॉल को आगे बढ़ाते हुए ही, पानी को बढ़ाते हुए विंता घाटी से होते हुए बारसूर में एंट्री करते हुए, ये बीजापुर से ऐसा होते हुए आपको नीचे की ओर जो ये खासकर भद्रकाली नामक स्थान पर जाके गोदावरी से मिल जाता है, और यहाँ ऊपर से गोदावरी आती है और ये अपने साथ नीचे की ओर बढ़ जाती है। ठीक है, और यही दंतेवाड़ा से आपके 2 नदियों का उद्गम होता है, एक तो शंखनी और इधर से डांगा डोंगरी क्षेत्र से डंकनी, ये भी इंद्रावती में जाके मिल गए। नीचे से तालपेरू और चिंतावांगू नदी ऊपर से गिर रहा है, कहाँ, कोटरी नदी गिरेगा ऊपर से। ठीक है, कोटरी नदी, यहाँ से आपका नारंगी नदी जो कि कोंडागांव क्षेत्र, नारंगी, निबरा, गुडरा, ठीक है, बोर्डिंग, ये सब मैंने आपको ट्रिक बताया। तो ये है पूरी नदियों का कहानी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वो है धुड़मारास। ये काफ़ी चर्चित में रहा है, तो ऐसे जगह से क्वेश्चन आना अनिवार्य होता है। मैं आपको हर चीज़ कवर करूँगा आपके लिए, तो आपको यहाँ से बताते हैं धुड़मारास के बारे में। देखो, ये टूरिज़्म जो होता है, टूरिज़्म वाले प्लेस होते हैं, तो पूरे विश्व में कुल 60 जो देश हैं, 60 देशों में से, जो 60 देशों में से कुल 20 गांव को चुना गया। इनमें से क्या, खासकर 20 गांव को सेलेक्ट किया गया जो कि टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस हुए। ठीक है, तो इसी में जो 20 गांव में से हमारे छत्तीसगढ़ का एक गांव है, कौन सा, धुड़मारास। और ये धुड़मारास कहाँ पे आता है, जो कि बस्तर जिला के अंतर्गत जगदलपुर के पास आता है धुड़मारास। ठीक है, अभी धुड़मारास की कहानी बहुत अच्छी थी, परंतु आपको ध्यान रखना होगा कि किसके द्वारा इसे, जो कि मतलब पहचाना गया है, इसको पहचान किसके द्वारा मिली। तो देखिए, ये यूनाइटेड नेशन
UNTWO नाम सुनने को मिलता है, यूनाइटेड नेशन टूरिज्म वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म और यूनाइटेड नेशन, इसको थोड़ा सा UNWTO लिखेंगे, है ना। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे, ठीक है, सेलेक्ट किया गया है। कुल 60 देशों के बेस्ट 20 गांव में शामिल किया गया, यानी कुल कितने, 60 देशों में से बेस्ट 20 विलेज, ठीक है, 20 विलेजेस, बेस्ट 20 विलेजेस मैंने इन्हें से शामिल किया गया है। धुड़मा रास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है। ठीक है, धुड़मा रास को इसकी अद्भुत सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और सतत पर्यटन विकास की क्षमता के कारण चुना गया। देख सकते हैं यहाँ पर्यटन का कितना बढ़ चुका है यहाँ पर, और ये काफ़ी चर्चित रहा है पिछले वर्ष। इसको आपको ध्यान अच्छे से देना है। ये धुड़मा रास में आपको आज बहुत जो बोट की बोटिंग की सुविधा मिलती है धुड़मा रास में। तो आपसे ये पूछेगा कि धुड़मा रास किस गांव, जो कहाँ कौन से जिले के अंतर्गत आता है, या फिर कितने देशों में से चुना गया। कुल 20, जो 60 देशों में बेस्ट 20 गांव में से एक गांव है आपका धुड़मा रास, जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसका जो घोषणा कब हुआ, तो इसका जो ये माना गया कि 20, ठीक है, कब, 27 सितंबर, 27 सितंबर को इसकी घोषणा की गई कि धुड़मा रास जो है, कब, विश्व पर्यटन दिवस के दिन इसकी घोषणा की गई धुड़मा रास को बेस्ट 20, जो कि बेस्ट 20 विलेज में से एक विलेज है आपका धुड़मा रास, जो कि पर्यटन के क्षेत्र में, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टूरिज्म, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। और ये काफ़ी जंगलों से घिरा हुआ यह गांव, यहाँ पे आप जब भी जाएंगे तो आपको बोटिंग की सुविधा मिलेगी। स्थानीय लोग अपने घरों को पर्यटकों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। यहाँ शबरी एवं कांगेर नदी में, ठीक है, कयाकिंग, जो कैनियोंग जैसे खेलों का भी आयोजन किया जाता है। कहाँ पर है ये, कांगेर नदी के पास धुड़मा रास, जो कि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। धुड़मा रास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन के रूप कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे, बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेडेशन प्रोग्राम के तहत आपसे पूछेगा किस प्रोग्राम के तहत इसका जो चयन किया गया है, बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेडेशन प्रोग्राम। धुड़मा रास गांव संयुक्त राष्ट्र संघ के 60 देशों के टॉप 20 गांव में शामिल किया गया। याद रखेंगे धुड़मा रास, और कहीं कहीं आपको धुधमा रास भी सुनने को मिलता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, द विलेज वॉज सेलेक्टेड फॉर इट्स रिच कल्चर हेरिटेज, नेचुरल ब्यूटी एंड पोटेंशियल फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट। इस गांव को इसकी अद्भुत सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और सतत पर्यटन विकास की क्षमता के कारण चुना गया है। कब चुना गया, 27 सितंबर, यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन इसकी घोषणा की गई। बस्तर के धुड़मा रास तथा चित्रकूट गांव को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार मिला है। तो देखिए, आपसे पूछा जाएगा किस जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार किसे मिला है, कौन से गांव को मिला है, ये आपसे पूछ सकता है। नाम दे देगा आपको, 2-3 नाम दे देगा, दंतेवाड़ा, बारसूर, साथ ही साथ धुड़मा रास, ऐसा। तो जब यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगले पॉइंट है जो हमारा खासकर करंट अफेयर्स है, वो है नियत निल्लानार योजना से बस्तर का सुनिश्चित विकास। तो ये जो नियत निल्लानार है क्या चीज़, नियत निल्लानार का जो इसका जो अर्थ होता है वो आपका अच्छा गांव, यानी योजना चालू की गई, जो राज्य की समस्त योजनाओं को इसमें मिलाया गया, और जो भी माओवादी क्षेत्र के आसपास जो गांव, यानी जहाँ जहाँ सुरक्षा कैंप खुले हैं उसके 10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव के जो निवासी, ग्रामीण जो लोग की आदिवासी जनजाति जो वहाँ रहते हैं, उनके विकास के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य के आधार पर हो, स्वास्थ्य या शिक्षा या ट्रांसपोर्टेशन, रोड, परिवहन, सब के आधार पर देखा जाए, तो वो जो 10 किलोमीटर वाले दायरे हैं, खासकर सुरक्षा कैंप, जो भी सीआरपीएफ कैंप लगे हुए हैं, सुरक्षा कैंप जंगलों के अंदर या गांव बहुत अंदर अंदर, तो उनके विकास के लिए क्या एक योजना लाया गया, नियत निल्लानार योजना। अब ये नियत निल्लानार का अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। तो ये नियत निल्लानार क्या है, जो दंडामी माड़िया दंडामी बोली में कहा जाता है नियत निल्लानार, यानी इसका अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। तो ये योजना ये हमें बताता है। देखिए, इसकी घोषणा कब की गई, 15 फरवरी 2024 को इसकी घोषणा की गई। आपका अच्छा गांव, नियत निल्लानार का अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। स्थानीय दंडामी बोली, दक्षिण बस्तर में बोली जाने वाली बोली के जो बोलते हैं उसके हिसाब से इसका नाम डिसाइड किया गया। क्या बोलते हैं, नियत निल्लानार, है ना। तो अगर हिंदी में इसको समझे तो आपका अच्छा गांव, इसी के ऊपर योजना बनाया गया
बस्तर संभाग के अति माओवादी नक्सल प्रभावित सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर जिलों में योजना है। 23 नए सुरक्षक जो कैंप है के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित 90 गांवों में ग्रामीणों को 25 से अधिक मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए किए जाने के साथ अधोसंरचना विकास भी किया जाएगा। ठीक है, ये जो खासकर जो कमजोर जनजाति समूह है उस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और इन गांवों को केंद्र के पीएम जनमन कार्यक्रम के समान सुविधाएं मिलेंगी। ये जो पीवीटीजी होता है, ये पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहा जाता है इसे, फुल फॉर्म जो है ट्राइबल ग्रुप। यानी जो वल्नरेबल का अर्थ होता है जो असुरक्षित, यानी बहुत पिछड़े हुए। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप को आगे बढ़ाने वाला जो है इसी उन्हीं के लिए खासकर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। अब देखिए, मैंने आपको, अगर आपने मेरा पूरा सेशन सुना होगा, तब मैंने आपको जनजाति और दंतेवाड़ा जिला पार्ट में जनजातियों के बारे में बताया था। इसी जनजाति के अंतर्गत मैंने ये बताया था, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं। ये हो गया आपका सुकमा जिला, ठीक है, ये आपका बस्तर जिला, ये बीच में आपका दंडामी वाला क्षेत्र, दंतेवाड़ा वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, ऊपर बस्तर के ऊपर क्या आ जाता है, कोंडागांव केजीएन हो गया। ऊपर में सबसे ऊपर उत्तरी बस्तर कांकेर। ठीक है, केजीएन के बगल में कौन है आपका, नारायणपुर, एनआरपी लिख लेते हैं नारायणपुर को। ठीक है, ये हो गया आपका बीजापुर। देखिए कितना आसान होता है जब अगर मैप के माध्यम से आप समझते हैं। ये जो कोना कोना वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये जो इस तरफ खासकर हल्बी लोग पाए जाते हैं, क्या हल्बी जनजाति। अब ये कौन कौन सा जिला, बस्तर जिला, कोंडागांव, कांकेर, आपको ज़्यादातर यहाँ देखने को मिलेगा हल्बी, और बीच बीच में हल्बी वाले जो आके बस गए वो है। अब मैं जब बात करूँ मुड़िया जनजाति, ये जो मुड़िया है, ये लाल वाले लाइन को पकड़ेंगे जो कि बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर और आपका कांकेर, ये सब क्या है, मुड़िया जनजाति यहाँ पे निवासरत है। अब जब मैं बात करूँ परजा और ध्रुवा की, जो परजा और ध्रुवा है, क्या यहाँ पर बस्तर से निकलते हैं ये लोग नारायणपुर पहुँचे। कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, अगर आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होगा तो। यस, देखिए ये जो परजा और ध्रुवा है, ये गोला किया है मैंने नीले कलर से, ये बस्तर से निकले, कोंडागांव पहुँचे, नारायणपुर पहुँचे, और आपका बीजापुर और सुकमा, थोड़ा दंतेवाड़ा तक पहुँच गए। तो ये गोल इनकी जो जनजाति, यहाँ सब जगह ये परजा ध्रुवा फैले हुए हैं। बस्तर में एक और जनजाति में देखने को मिलता है, एक होता है बथरा और गदबा। ठीक है, बथरा और गदबा जनजाति, जो कि भतरा की भतरी बोली, गदबा की गदबी बोली। ठीक है, तो ये भतरा और गदबा बस्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसी तरह दंतेवाड़ा में दंडामी माड़िया वाले पाए जाते हैं। तो ये दंडामी माड़िया दंतेवाड़ा में, और सुकमा में आपसे पूछता है दोरला जनजाति। सुकमा में कौन सी जनजाति पाई जाती है, दोरला जनजाति। तो ये दंडामी माड़िया, ठीक है, यही है दंडामी बोली। इसी दंडामी बोली से इसका नाम पड़ा है नियद निल्ला नार योजना। देखिए दक्षिण बस्तर में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, दंडामी बोली, और इसी दंडामी बोली के अंतर्गत एक योजना चालू किया गया जिसका नाम है नियद निल्ला नार योजना। हिंदी में इसका अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। ठीक है, तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ, आपको ये मैप बार बार मैं करवाता हूँ ताकि इस चीज़ से आपका जो पिक्चर क्लैरिटी हो, इमेज आपका क्लैरिटी होना चाहिए। तो जब आप इस इमेज को देखेंगे, मैं आपको जनजाति और पढ़ाऊंगा। अगर जिस किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बेफिक्र रहें, जनजाति जब पढ़ाऊंगा आपका एक बार रोड मैप क्लियर हो जाए, उसके बाद जनजाति को मैं और अच्छे से समझाऊंगा आगे जाके। तो ये माड़िया जनजाति कहाँ रहती है, सुकमा और बस्तर जिले में ये माड़िया जनजाति। तो मैं हर चीज़ को अलग से इमेज में बताया, इसी दंडामी माड़िया के द्वारा जो नियत नेलानार योजना जो कि दंडामी बोली में लिखा गया है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने अपने करंट अफेयर्स में पहले बताया था पद्मश्री से सम्मानित 2024 का लिस्ट। कब बताया था, किसका लिस्ट बताया था, 2024 का। तो किसी ने पूछा था 2025, तो मैं आपको पढ़ाने वाला था वैसे भी 25। तो 2025 में छत्तीसगढ़ से मात्र एक व्यक्ति को मिला है जो कि पंडित राम मंडावी, नारायणपुर जो जिला है वहाँ से आते हैं, अबुझमाड़ क्षेत्र से पंडित राम मंडावी जी। ठीक है, पंडित राम मंडावी को मिला पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है, श्री पंडित राम मंडावी जी 2000 कब मिला इन्हें, 2025 को मिला है। कब मिला, याद रखेंगे 2025 को मिला है। 2025 में सम्मानित किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। मैंने यहाँ पे देखा है, आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारा इमेज डाला हुआ है पीछे। ठीक है, इनके पीछे कुर्सी के पीछे रखा हुआ है, यही है श्री पंडित राम मंडावी जी। इनके पीछे कला का जो आपका पिक्चर मन लगा हुआ है बन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है,
इनके यहाँ मूर्ति बनाई गई है, आदिवासी जनजातियों का जो विवरण है यहाँ पे उनके द्वारा जो है बनाया गया है, ठीक है, कला के क्षेत्र में। इसी कला के क्षेत्र में इन्हें, और ये 12 वर्ष की उम्र से ये कला के पीछे अपने काम करते रहे, ये बात याद रखना है। इन्होंने लिखा है, इन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में, कहा, मैं पंडीराम मंडावी काष्ठ शिल्प का काम करता हूँ। मेरा गांव नारायणपुर जिले का गढ़ बेंगाल, कहाँ पर है, गढ़ बेंगाल अबुझमाड़ क्षेत्र के छोटे से गांव में रहते हुए मैंने हस्तशिल्प का काम किया और इस काम को विदेश तक पहुंचाया। भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की। यह मेरा ही नहीं, पूरे बस्तर संभाग के कलाकारों का सम्मान है। तो एकमात्र छत्तीसगढ़ से अभी अभी छत्तीसगढ़ 2025 में पद्मश्री बहुत लोग को मिला, उसमें से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि श्री राम पंडावी जी को मिला है 2025 में। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है और खासकर बस्तर संभाग के अंतर्गत आते हैं और कला के क्षेत्र में मिला है। 2025 में सम्मानित नारायणपुर जिला के गढ़ बेंगाल के निवासी हैं। मंडावी का संबंध गोंड मुरिया जनजाति से है। कौन सी जनजाति से आपसे पूछे तो याद रखना है, गोंड मुरिया जनजाति से संबंधित है मंडावी जी। लकड़ी के शिल्पकार हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 12 वर्ष से, ये आप थोड़ा सा ये डेप्थ है उनका, जो निजी जीवन है वो याद उतना आपसे नहीं पूछेगा। 12 वर्ष की उम्र से इन्होंने अपने पूर्वजों से काम सीखा और काम चालू कर दिया, ठीक है, और 50 वर्ष से अधिक हो चुके हैं इन्हें काम करते हुए। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो कि पद्मश्री कौन सा है, 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यानी चौथा सर्वोच्च नागरिक, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया पद्मश्री, जो कि श्री पंडीराम मंडावी जी को 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी पद्मश्री से। और पहला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। ये आपका थोड़ा बेसिक जनरल नॉलेज वाला टॉपिक हुआ। अगर मैं बात करूं, मैं आपको पहले भी करंट अफेयर्स में बता चुका हूं, छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति मुकुटधर पांडे, जो कि ये कुल 8 भाई थे और सबसे छोटे भाई थे मुकुटधर पांडे, जो कि कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इन्हें, कविता के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया था पद्मश्री। इनका स्वदेश बांधव, जो कि कलकत्ता से पत्रकारिता से इनका जो लॉन्च हुआ था पहला, और इनके नाम से महाविद्यालय है कहाँ पर, कटघोरा जिला कोरबा में, ठीक है। इनका जो जन्म है 30 सितंबर 1895 में, खासकर बिलासपुर के छत्तीसगढ़ से, ठीक है। और इनके जो भाई हैं पंडित लोचन प्रसाद, वो भी हिंदी साहित्यकार और संस्कृत के विद्वान। इनके पिताजी चिंतामणि पांडे, इनके पिताजी हैं चिंतामणि पांडे जी, याद रखना है। तो आपको बस यहाँ से नाम याद रखें। इनकी जो पत्रिका स्वदेश बंधव, ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और ख़ासकर जब भी हम पद्मश्री या फिर पद्म भूषण या पद्म विभूषण की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम याद आता है श्री तीजन बाई जी का, जिनको तीनों क्षेत्र मिल चुका है और प्रथम महिला जो कि ये पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पाने वाली प्रथम महिला हैं, ठीक है। इनका जो जन्म है, मैंने इनका 2 मोबाइल नंबर आपको बताया था, आप इनसे बात कर सकते हैं। पहला है 24/4/1956 यानी 24/4/1956 और दूसरा है 880319। तो 24/4 से क्या सिद्ध होता है, 24 अप्रैल 1956 में इनकी जन्म तिथि। पहला मोबाइल नंबर 1988 में पहली बार मिला, 2003 में दूसरी बार, 2019 में तीसरी बार। याद रखेंगे, पहले मिला पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, यानी पहले सबसे क्या मिला इन्हें, तीजन बाई जी को पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, फिर पद्म विभूषण मिला, ठीक है। तो तीनों पाने वाली एकमात्र महिला हैं श्री तीजन बाई, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। तीजन बाई की बात करें तो पंडवानी गायिका की लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार, क्या है, पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहला महिला कलाकार है तीजन बाई जी, ठीक है। देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली तीजन बाई को बिलासपुर विश्वविद्यालय डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि, जो मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। बात करें पंडवानी जो पंडवानी गायिका जो तीजन बाई है, इनका संबंध है कापालिक शैली से। इसमें पंडवानी में हमें 2 शैली देखने को मिलती है, वेदमती शैली और कापालिक शैली, ठीक है। और वेदमती शैली में हमें खास एक नाम सुनने को मिलता है, झाड़ूराम देवांगन। कापालिक शैली में तीजन बाई, ठीक है। और वेदमती शैली में खासकर रितु वर्मा का भी नाम सुनने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री सम्मानित प्रथम महिला तीजन बाई 1988 में। पद्म भूषण से कब सम्मानी गई, नवाजी प्रथम महिला तीजन बाई 2003 में। पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता तीजन बाई 2019 में। मिनीमता सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता श्रीमती बिन्नी, ये आपका थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, इसको अभी साइड रखिए। ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप अभी थोड़ी देर के लिए, मैं आपको जब आगे अपडेट करूंगा और बताऊंगा। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला पूछे तो तीजन बाई 1988 में, फिर 2003, 2019 में। ये थी इनकी अब तक कहानी। बिलासपुर में इनका जन्म 24 अप्रैल 1956, ठीक है।
तीजनबाई और कापालिक शैली। पंडवानी गायन की दो प्रमुख शैलियाँ होती हैं, एक तो वैद्यमती शैली और कापालिक शैली। वैद्यमती शैली का अर्थ होता है बैठकर गाने की प्रस्तुति, और ये होता है खड़े होकर अभिनयात्मक शैली में गायन करता और पूरी देह भाषा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति हबीब तनवीर। आपको याद रखना है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, बस यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ये प्रसिद्ध कलाकार हैं जो कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को इन्होंने नाट्य के माध्यम से और साथ ही साथ लोक नाट्य शैली में प्रस्तुत किया, नाचा को मंच पर प्रस्तुत किया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, लोक नाट्य शैली नाचा को मंच पर प्रस्तुत किया। इन्हें ही पद्म भूषण से नवाजा गया। इनका जो है कि रायपुर सेंट्रल प्रोविजंस में 1923 के आसपास, जो रायपुर का सेंट्रल प्रोविजंस था, इनका जन्म वहाँ पे हुआ था। अगले हैं हमारे श्री जोगेश्वर यादव जी, जो कि सामाजिक कार्य के लिए सामाजिक कार्य के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2024 में। मैं बात कर रहा हूँ 2024 की, तो और इन्हें बिरहोर के भाई के नाम से जाना जाता है, आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। श्री जोगेश्वर यादव जी आदिवासी कल्याण के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता श्री जोगेश्वर यादव जी सम्मानित किए गए हैं 2024 में, और इन्हें बिरहोर के भाई, ये आपसे पूछेगा बिरहोर के भाई के नाम से किसको जाना जाता है, तो श्री जोगेश्वर यादव जी। ठीक है, और जो बिरहोर जनजाति है, कुल पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत में मात्र केवल 1700 इनकी संख्या है, और छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा मिला के जो 1000 के आसपास इनकी संख्या है। इन्हीं को ही समाज में लाने का बहुत अच्छा कार्य किया इन्होंने, तो बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक है इनका जो स्टोरी है। आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री से सम्मानित जोगेश्वर यादव जी 2024 में। रायगढ़ के पंडित रामलाल भरेट, ठीक है, इन्हें भी 2024 में सम्मानित किया गया है। कला के क्षेत्र में आपको ध्यान देना है, ठीक है। इन्हें जैसे सामाजिक के क्षेत्र में दिया गया, सोशल वर्क के में, और इनको कला के क्षेत्र में, श्री रामलाल भरेट जी। और हमारे लिए एक और नाम इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के गौरव की बात, जो वेद हेमचंद मांझी जी को आयुर्वेदिक के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में 2024 में इन्हें सम्मानित किया गया। खासकर ये नारायणपुर जिला, जो अबूझमाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हेमचंद मांझी, इन्होंने बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाई या जड़ी बूटियों से पूरा जीवन सिर्फ लोगों की सेवा में निकाला है, और आयुर्वेदिक के क्षेत्र में। ठीक है, नारायणपुर जिले से संबंधित है, अबूझमाड़ क्षेत्र से। तो ये था अब तक का करंट अफेयर्स, और कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, टॉपिक भी रिपीट हुए हैं, लेकिन आपका जो रिवीजन बने रहना चाहिए, इसलिए मैंने उसको ऐड किया है। मैं और भी करंट अफेयर्स लेके आऊँगा जो महत्वपूर्ण होगा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, अपने जो भी अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं उनसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आपको सब क्लासेस अच्छे लग रहे होंगे, और जो भी डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट करंट अफेयर। साथ ही साथ मैं आपके लिए डेली 2 जिलों के बारे में लेके आऊँगा। एक मॉर्निंग में आपका एक करंट अफेयर्स होगा, उसके बाद एक जिला लेके आऊँगा, जिला के ऊपर टॉपिक, एक जिला और टॉपिक लेके आऊँगा। टोटल 2 जिला का सेशन होगा, और एक होगा एनएमडीसी के ऊपर खासकर, यानी टोटल 4 लेक्चर आपको डेली मैं डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जो भी सेशन हमारे चैनल पर। थैंक यू।